वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं जॉली और हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पैरिश। कम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता करना और पैरिश का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन ने ये दो सिचुएशंस क्रिएट कर दिए हैं, यानी कि उनके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे देश की इकोनॉमी पर डाला है, स्पेशली स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स हैं जिनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक मेजर चैलेंज की तरह है। इसे समझने के लिए हम रवि का एग्जाम्पल लेंगे। रवि एक स्मॉल प्रोड्यूसर या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने 1992 में कैपेसिटर प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी स्टार्ट की, जिसके लिए उसने बैंक से लोन भी लिया था। कैपेसिटर का यूज़ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि ट्यूबलाइट, टेलीविज़न वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। विदिन 3 years उसका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी एक्सपैंड किया। उसके अंडर 20 वर्कर्स काम करते थे, पर उसके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड तब स्टार्ट हुआ जब गवर्नमेंट ने जो कैपेसिटर्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसे रिमूव कर दिया, और ये सब हुआ था WTO के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। उसके जो मेन क्लाइंट्स थे वो थे टेलीविज़न कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरर। वो उससे कई तरह के कंपोनेंट्स खरीदते थे जिसमें कि कैपेसिटर्स भी इंक्लूड था। पर जब से उन्हें MNCs ब्रांड से कंपटीशन मिलने लगा तो ये टेलीविज़न कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग का काम छोड़कर असेंबलिंग का काम करने लगे इन MNCs के लिए। और जो लोग कैपेसिटर्स खरीदते भी थे वो जनरली इम्पोर्टेड सामानों को खरीदना प्रेफर करते थे, क्योंकि इनका जो दाम था वो लगभग जो रवि जैसे लोग बेचते थे उसके आधा होता था। अब रवि का जो प्रोडक्शन है पहले से आधे से भी कम हो गया है। और ये स्टोरी सिर्फ रवि की नहीं है। 2001 के बाद ऐसे कई सारे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें अपना यूनिट या तो बंद करना पड़ा या फिर काफ़ी ज़्यादा उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट्स को झेलने पड़े। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट और वेजिटेबल ऑयल कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां कंपटीशन की वजह से स्मॉल मैन्युफैक्चरर को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई यूनिट्स बंद हो गई जिसके चलते वर्कर्स बेरोज़गार हो गए। आपको पता ही होगा कि भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। वर्कर्स के इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के प्रेशर ने वर्कर्स की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अब एम्प्लॉयर्स उन्हें फ्लेक्सिबल वे में एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि अब वर्कर्स के जॉब सिक्योर नहीं है। इसे समझने के लिए हम गारमेंट इंडस्ट्री के एक इंडिविजुअल वर्कर की स्टोरी देखेंगे, पर उन सब चीज़ों से पहले हम बैकग्राउंड को स्टडी कर लेते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज में जो बड़ी बड़ी MNCs होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को देते हैं। इन MNCs का जो नेटवर्क होता है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से वो चीपेस्ट गुड खरीद सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इन लार्ज ऑर्डर्स को लेने के लिए इंडियन गारमेंट इंडस्ट्रीज कोशिश करते हैं कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके। रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट को कम करना काफी हद तक पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जनरली ये एक्सपोर्टर्स ट्राई करते हैं कि वो लेबर कॉस्ट को कट कर सके, जिसकी वजह से अब फैक्ट्रीज वर्कर्स को परमानेंट बेसिस में एम्प्लॉय करने के बजाय वो टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉय करती है, ताकि उन्हें पूरे साल
इन वर्कर्स को पे ना करना पड़े। और जब ये पीक सीजन में काम करते हैं तो इन्हें काफी लंबे आवर्स तक काम करना होता है। साथ ही साथ नाइट शिफ्ट में रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं। अब वर्कर्स के वेजेस काफी ज्यादा लो हो गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा ओवरटाइम भी करना पड़ता है। तो हमने देखा कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से एमएनसीज को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन वर्कर्स को उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है वर्कर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर। इसे और बेहतर तरीके से हम गारमेंट इंडस्ट्री के एक इंडिविजुअल वर्कर की स्टोरी लेंगे। हमारे इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है सुशीला, जो कि 35 इयर्स ओल्ड है। उसने दिल्ली के एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए वर्कर के तौर पे काम किया। वो वहां पर परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयड थी, जिसकी वजह से उसे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवरटाइम एट अ डबल रेट जैसी सुविधाएं मिलती थी। पर 1990 में उसकी ये फैक्ट्री बंद हो गई और काफी कोशिशों के बाद जब उसे नई जॉब मिली, जो कि उसके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी, और कई सालों तक वहां पर काम करने के बाद भी वो टेम्पररी बेसिस पे काम कर रही थी, और आज जो उसकी सैलरी थी वो उसके पहले जॉब से आधे से भी कम थी। अब वो हफ्ते के 7 दिन काम करती थी और एक दिन की छुट्टी, मतलब कि नो वेज। साथ ही साथ अब उसे पहले की तरह कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी जो उसे पहले की नौकरी में मिल रही थी। ये कंडीशंस और हार्डशिप सभी इंडस्ट्री के लिए कॉमन है। आज ज़्यादातर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और समय के साथ साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बदल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुशीला जैसे वर्कर्स की जॉब्स अब प्रोटेक्टेड नहीं हैं, साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो इसीलिए हमें ये देखना होगा कि ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री के लोगों को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये सभी के लिए फेयर होना चाहिए, सिर्फ लार्ज प्रोड्यूसर्स या वेल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए नहीं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट बिलो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को सबके लिए कैसे और ज़्यादा फेयर बनाया जा सकता है। Thanks for watching.